हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबको आपके अपने पसंदीदा चैनल RS Academy 24 पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आप सब बताइए कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 1 यानी केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का लेक्चर 3 देखेंगे। आज हम लोग लेक्चर 1 और 2 हम लोग पिछले दिन देख लिए हैं, पिछले क्लास में देख लिए हम लोग। वहाँ पर पढ़े हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, ये सब के बारे में पढ़े हम लोग। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया कुछ प्रकार देखेंगे। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं, सब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग को प्यारा सा टॉपिक आ गया है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे आज विद्यार्थी हम लोग पूरी मस्ती से। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उनकी नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है। जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस तरह से कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं। तो सभी रासायनिक अभिक्रिया को एक एक करके हम लोग यहाँ पर फोड़ने की कोशिश करेंगे। पूरी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग फोड़ देंगे विद्यार्थियों, समझ गए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार सबसे पहला देखते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन बोला जाता है इंग्लिश में विद्यार्थियों। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है सर? तो विद्यार्थियों आपको नाम में पता चल रहा है संयोजन। संयोजन, संयोग का मतलब होता है एक पदार्थ किसी दूसरे के पास जुड़ रहा है, यानी संयोग कर रहा है उसके साथ। तो यहाँ भी इसका डिफिनेशन होगा कि रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया डिफिनेशन, यहाँ पर भी कोई न कोई पदार्थ आपस में संयोग करेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं पहले विद्यार्थियों हम लोग, इसके बाद इसके बारे में हम लोग देखेंगे इसका उदाहरण। तो यहाँ पर है संयोजन अभिक्रिया, यानी वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया विद्यार्थियों कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं आज हम लोग। और एक चीज ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, संयोजन अभिक्रिया या तो दो तत्वों के बीच में भी हो सकता है, या एक तत्व एक यौगिक के बीच में भी हो सकता है, और एक यौगिक और एक यौगिक मतलब दोनों यौगिक के बीच में, यौगिक के बीच में भी संयोजन अभिक्रिया हो सकता है। तो इसका उदाहरण एक देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को संयोग कराएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा? H2O। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों डिफिनेशन में क्या लिखे? एक रासायनिक अभिक्रिया, इतना तो पता है ना आपको कि तो रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें क्या हो रहा है? दो पदार्थ आपस में संयोग करके, तो इसमें कितने पदार्थ संयोग कर रहे हैं? दो,
एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हो तो एक कितना पदार्थ बन गया, एक पदार्थ बना है H2O। ये नया पदार्थ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इसका जो गुण है बिल्कुल भिन्न है, नए गुण वाला एक पदार्थ का निर्माण हुआ तो इसको बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। समझ गए विद्यार्थियों? चलिए प्यारे विद्यार्थियों हम लोग आगे देखते हैं आप कि संयोजन अभिक्रिया जो होता है विद्यार्थियों तत्वों के बीच में या यौगिक के बीच में भी हो सकता है, तत्वों के बीच में भी हो सकता है या यौगिक के बीच में भी हो सकता है। नहीं, अब बात है सर तत्व किसको बोलते हैं, यौगिक किसको बोलते हैं? तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा विद्यार्थियों, नहीं तत्व किसको बोलते हैं हम लोग, नहीं तो तत्व किसको बोला जाता है जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, तत्व कहा जाता है विद्यार्थियों। नहीं, तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसके बाद यौगिक किसको बोलते हैं सर, तो दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के तत्व आपस में संयोग करके जो पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो अणु का निर्माण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, हम लोग यौगिक बोलते हैं। नहीं तो चलिए यहाँ पर आपका पहला दिया हुआ है दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर कह रहा है आपको कि जो यहाँ पर आप देखेंगे केवल दो तत्व ही आपस में संयोग करेंगे, इसमें यौगिक नहीं रहेंगे, केवल दो तत्व आपस में संयोग करेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि इस प्रकार के अभिक्रिया में, इस प्रकार के अभिक्रिया में, अभिक्रिया में कितने, दो तत्व आपस में क्या करेंगे, संयोग, आपस में संयोग कर नहीं एक पदार्थ का, और वो नए पदार्थ रहेगा, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या करेंगे, केवल दो तत्व आपस में संयोग करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और उनसे एक नया पदार्थ बनेगा। विद्यार्थियों समझ गए? यहाँ पर आपका उदाहरण दिया हुआ है कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन अभिक्रिया। इसका मतलब कोयले का दहन, जब विद्यार्थियों कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कि सर कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। कार्बन जब ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग विद्यार्थियों नहीं कि कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पर, कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या बनेगा विद्यार्थियों, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कब, जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच संयोग करेगा तब, यानी कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर के साथ क्रिया करेगा तब क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि कार्बन किसके साथ संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, नहीं ऑक्सीजन, और इससे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन रहा है विद्यार्थियों, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे कार्बन आपका सॉलिड हो गया और ऑक्सीजन क्या होगा, गैस। ये दोनों तत्व हैं और ये दोनों तत्व आपस में क्या कर रहे हैं, संयोग, नहीं, और ये आपस में संयोग करके क्या बना रहे हैं, एक नए पदार्थ जिसको कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। समझ गए विद्यार्थियों, दो तत्वों के बीच में क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग है, नहीं, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच सब जब संयोग होता है तो जल का निर्माण होता है। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल का निर्माण करता है, यानी जल उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, हाइड्रोजन, नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ विद्यार्थियों, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर, संयोग यानी क्रिया कर, संयोग कर किसका निर्माण करता है, जल का, नहीं, जल का निर्माण करता है, यानी जल बनाता है। क्या बनाता है विद्यार्थियों, जल बनाता है। सिंपल है कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, जल। लिख दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर जल का निर्माण करता है, नहीं, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन, नहीं, हाइड्रोजन संयोग कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ विद्यार्थियों, ऑक्सीजन, और इनसे क्या बन रहे हैं, जल बन रहा है। सर जल ही जीवन है, नहीं, बिना जल के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो जल कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तब विद्यार्थियों, समझ गए। हाइड्रोजन यानी कि H2 हो गया, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जब संयोग करेगा तो क्या बनेगा, H2O, यानी जल जो लिक्विड फॉर्म में होता है। समझ गए विद्यार्थियों, तो यहाँ भी किसके बीच संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। सर समझ गए, यहाँ पर ये यौगिक नहीं है, नहीं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, तत्व के रूप में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कहे सर यहाँ H2 है, O2 है, क्योंकि हाइड्रोजन द्विपरमाणुक होते हैं, ऑक्सीजन भी द्विपरमाणुक होते, इसलिए H2 और O2 के रूप में रहते हैं। समझ गए विद्यार्थियों, लेकिन इसको हम लोग यौगिक नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर दो भिन्न प्रकार के तत्व नहीं, अलग अलग तत्व नहीं है, इसलिए यौगिक नहीं है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके H2O जल का निर्माण करते हैं। तो ये हम लोग दूसरा उदाहरण देखें संयोजन अभिक्रिया का। इसके बाद अगला है मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन, नहीं, तो मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है विद्यार्थियों, नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, नहीं, कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, नहीं, मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु है, मैग्नीशियम को किसके साथ, ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या करने पर विद्यार्थियों, जलाने पर, यानी कि इसको और अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि मैग्नीशियम रिबन को, किसको विद्यार्थियों, मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, नहीं, ऑक्सीजन के साथ जलाने पर ना, जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। समझ गए विद्यार्थियों, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जब भी एक मैग्नीशियम का रिबन लीजिएगा उससे आप जलाइएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जल करके एक सफ़ेद कलर का क्या बनाएगा, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना। तो इसका हम लोग शब्द समीकरण लिखते हैं और इसके बाद संकेत के रूप में लिखेंगे विद्यार्थियों, नहीं, तो मैग्नीशियम को जला रहे हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग,
ऑक्सीजन, और इससे क्या बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा विद्यार्थियों, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी कि Mg मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसीय फॉर्म में, और एक क्रिया करके बनाएगा क्या MgO सॉलिड फॉर्म में। समझ गए विद्यार्थियों, जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करता है, तो क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है सर। समझ गए, इसको संतुलित कर दीजिए। और हमने संतुलित करने के लिए बहुत अच्छी तरीका से आपको समझाया है लेक्चर 2 में, नहीं पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो ये हो गया बच्चे दो तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं लोहा एवं गंधक। लोहा भी एक तत्व है और गंधक भी एक क्या है तत्व। तो ये दोनों तत्वों के बीच में क्या होगा संयोजन अभिक्रिया होगा। तो क्या बनेगा सर, तो जब लोहे एवं गंधक सल्फर के बीच संयोजन अभिक्रिया होता है तो आपका आयरन सल्फाइड यानी फेरस सल्फाइड बनता है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे क्या कि लोहा नहीं, लोहा एवं गंधक, गंधक है तो सल्फर, क्या विद्यार्थियों सल्फर के बीच संयोग नहीं, संयोग से लोहा एवं गंधक के बीच संयोग से क्या बनेगा विद्यार्थियों, संयोग से आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड बनता है। क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड का निर्माण होता है, आयरन सल्फाइड का निर्माण होता है। समझ गए विद्यार्थियों, आयरन सल्फाइड बनेगा नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे हम यानी आयरन Fe ये आपका सॉलिड प्लस सल्फर आपका गैस, नहीं सल्फर भी आपका सॉलिड अवस्था में रहता है। कौन से अवस्था में विद्यार्थियों, सॉलिड। ये भी आप याद रखिएगा कि जो अधातु होते हैं ठोस द्रव गैस दोनों तीनों अवस्था में हो सकते हैं ना। तो सल्फर कार्बन फास्फोरस ठोस अवस्था में होते हैं, ब्रोमीन अधातु जो द्रव अवस्था में होता है, और आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन ये सब गैसीय अवस्था में रहते हैं विद्यार्थियों। समझ गए, और इनसे जो बनेगा आपका क्या बनेगा, आयरन सल्फाइड बनेगा, यानी Fe सॉलिड फॉर्म में बनेगा। समझ गए, तो यहाँ पर हम लोग इसको शब्द समीकरण भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, आयरन क्या बन है, आयरन संयोग कर रहा है किसके साथ, सल्फर यानी गंधक के साथ, और इससे क्या बन रहा है विद्यार्थियों, इससे आपका फेरस सल्फेट या आयरन सल्फाइड, क्या बोलेंगे आयरन सल्फाइड बोलेंगे विद्यार्थियों, आयरन सल्फाइड क्या बोलेंगे, आयरन सल्फाइड कहा जाता है। समझ गए, तो ये भी दो तत्वों के बीच क्या है संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। अब नहीं, एक तत्व और एक क्या रहेगा आपका यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया, इनसे भी एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों हम लोग कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में, अभिक्रिया नहीं, अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक तत्व एवं एक यौगिक, एक यौगिक के बीच संयोग होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोग होता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है विद्यार्थियों हम लोग को क्या
कि कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसको अब इस तरह से भी बोल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेंगे बच्चे। नहीं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड नहीं, ऑक्साइड को नहीं, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ विद्यार्थियों? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जलाने पर नहीं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ संयोग कराने पर क्या बनता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। कौन सा गैस बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है विद्यार्थियों। नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड संयोग कर रहा है, किसके साथ? मोनोऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ नहीं, ऑक्सीजन। ये सिंपल है बच्चे, आप बोल सकते कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, या कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जला भी रहे हैं नहीं, या कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया भी कर रहा है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। नहीं, तो यहाँ पर आप जब इसको जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया? CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड किसके उपस्थिति में जल रहा है? ऑक्सीजन गैस। क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहा है विद्यार्थियों। समझ गए ना? यहाँ पर हम लोग इस तरह से बता सकते हैं एक यौगिक और एक तत्व के बीच में क्या हो रहा है? संयोजन अभिक्रिया। समझ गए विद्यार्थियों? बहुत आसान था। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोग। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? यौगिक, और ऑक्सीजन क्या है? तत्व के रूप में आपका है, तत्व की यौगिक है। तो अब यहाँ पर इस दोनों को हम लोग रिएक्शन देखते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चे। जब भी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सल्फर नहीं, सल्फर, सल्फर ना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन के बीच संयोग से, ऑक्सीजन के बीच संयोग से क्या बनता है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संयोग होने पर लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं, संयोग होने पर क्या बनता है आपका? सल्फर ट्राई, सल्फर ट्राई ऑक्साइड नहीं, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है विद्यार्थियों? सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। कब बनेगा सर? जब सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, किसके साथ संयोग करेगा? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ करेगा विद्यार्थियों? ऑक्सीजन के साथ। तो बनाएगा आपका क्या? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो कि एक प्रकार का एक यौगिक और एक तत्व के बीच में संयोजन अभिक्रिया है विद्यार्थियों। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ये भी आपका गैस, और ये बना क्रिया कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ, और इससे बन रहा है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा है। समझ गए? सल्फर डाई इसको बोले क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं विद्यार्थियों? 3, इसलिए इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड। समझ गए इस एग्जाम्पल?
इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग का है दो यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया। बहुत प्यारा सा टॉपिक है कि अब यहाँ पर दो यौगिक आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे और एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे, नए पदार्थ का निर्माण करेंगे विद्यार्थियों। नहीं तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि इस प्रकार के अभिक्रिया, नहीं इस प्रकार के अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में संयोग कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। दो यौगिक आपस में क्या करें, संयोग करेंगे और कितने यौगिक बनाएंगे, एक। तो ये हम लोग का एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया। तो सिंपल है बच्चे, संयोजन अभिक्रिया में कि कोई भी दो पदार्थ भाग ले रहा है, उनसे अगर एक बन रहा है नया पदार्थ, समझिए वो कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। नहीं तो यहाँ पर है कैल्शियम। अब देखिए यहाँ हम लोग दो यौगिक लेते हैं, उसको क्रिया कराते हैं, कैसे बनता है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया, किसके साथ क्रिया कर रहा है, जल के साथ। नहीं तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला जाता है तो क्या बनता है विद्यार्थियों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैल्शियम, क्या विद्यार्थियों, कैल्शियम ऑक्साइड। नहीं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं को किस में डालने पर, जल में। किस में विद्यार्थियों, जल में डालने पर क्या बनता है, कैल्शियम। नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है विद्यार्थियों। समझ गए, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, चूना पत्थर कहा जाता है। जैसे ही आप जल में डालते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या उत्पन्न होता है, तथा ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बच्चे, ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा भी हम लोग को पर्याप्त मात्रा में मिलता है विद्यार्थियों। समझ गए, तो यहाँ पर इसका हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। नहीं क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। नहीं कैल्शियम ऑक्साइड संयोग कर रहा है, यानी जल में डालने के बाद। नहीं किसके साथ, जल के साथ। क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है सर। क्या बना रहा है, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। नहीं और क्या बना रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। नहीं यानी ऊष्मा बना रहा है। क्या बना रहा है विद्यार्थियों, ऊष्मा पर्याप्त मात्रा में दे रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको CaO। नहीं अरे आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और जल यानी कि लिक्विड फॉर्म में, इसके साथ क्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH के होल 2 जो कौन सी फॉर्म में रहेगा, विलयन ग्रुप में, एक्वस फॉर्म में। और क्या देगा हम लोग को, ऊष्मा। क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलता है ना, ये चीज। तो बाबू बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है ना, बिना बुझा हुआ चूना या चूना पत्थर कह सकते हैं। और ये क्या है विद्यार्थियों, जल। और इधर क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिनको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, बुझा हुआ चूना कहा जाता है ना। बुझा हुआ चूना
कहते हैं। बुझा हुआ चूना, तो ये याद रखे, आपसे पूछेगा बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताइए, CaO। आप बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताइए, CaOH के होल 2 होता है। समझ गए विद्यार्थियों। तो अब आप दुकान से, मार्केट से कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर ले लाइएगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना, और उसको ला के जल में डालेंगे। जल में डालने के बाद जल खौलने लगता है ना, आप जल खौलने लगेगा और जो चूना पत्थर है खौल रहा है क्योंकि चूना पत्थर जो आपका जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, इसलिए जल खौलने लगता है और उसमें उष्मा निकलता है यानी पानी गर्म हो जाता है। और जैसे ही चूना पत्थर जल के साथ क्रिया करता है तो एक नया पदार्थ बनता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को विद्यार्थियों, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना के जलीय विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी कराने के लिए किया जाता है। दीवार पर सफेदी करते, दीवार को चूना से पोतते हैं ना, तो चूना से पोतते, चूना का पाउडर लाते हैं, पानी में मिलाते हैं, फिर वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसी को फिर बरस हम लोग दीवार पर क्या करते हैं, पोतते हैं। और इसके बाद तुरंत दीवार पर लाइट नहीं आता है, तुरंत दीवार चमकता नहीं है। कब चमकता है? कुछ देर होने के बाद, सूखने के बाद। तो सूखने के बाद उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन जब सूखता है तो उसे एक आपका ये क्या करता है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये बदल जाएगा किस में? ये परिवर्तित हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में। और वही कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवार पर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है विद्यार्थियों। तो आपसे पूछे दीवार पर चूना से पुतने यानी कि सफेदी कराने के बाद कौन सी पदार्थ के कारण चमक आ जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आ जाता है। समझ गए विद्यार्थियों? तो इसको नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ भी नोट में नहीं कि भाखड़ा चूना जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH के होल 2, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसके जलीय विलयन मकान की दीवार, जो घर की दीवार होता है, उसको सफ़ेद रंग की पोताई करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, न उपयोग किया जाता है। किसका विद्यार्थियों? बुझा हुआ चूना का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से पोताई करते हैं तो वह वायु से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करेगा। अवशोषण करके धीरे 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 कौची में बदल जाएगा? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, में परिवर्तित हो जाता है, जिससे दीवार की क्या बढ़ जाती है? चमक बढ़ जाती है, आपका दीवार चमकने लगता है। समझ गए ना विद्यार्थियों? यहाँ इसका रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा और कौची में बदल जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और जल का निर्माण होता है। समझ गए विद्यार्थियों? तो यही आपका है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवार पर क्या होता है? चमक आते। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। समझ गए? आपसे पूछेगा कि दीवार को सफ़ेदी कराने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का। नहीं, दीवार पर सफ़ेदी करने के बाद, सूखने के बाद कौन से पदार्थ बनने के कारण उस पर चमक आ जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण चमक आता है। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को दीवार पर पोताई करने से वह सूखने के बाद, मतलब वह कौन सी गैस को अवशोषित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, और कौची में बदल जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। समझ गए विद्यार्थियों? चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक था। इसके बाद हम लोग का अगला है सल्फर ट्राईऑक्साइड। कौन है विद्यार्थियों? सल्फर ट्राईऑक्साइड एवं जल के बीच संयोग। अब सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या करेगा? जल के साथ संयोग करेगा तो क्या बनाएगा सर? तो सल्फर ट्राईऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, H2SO4 का निर्माण, जिसे अम्लों का राजा कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद और डिटेल्स में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं विद्यार्थियों। नहीं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि सर सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड नहीं, एवं जल के बीच, एवं
जल के बीच संयोग होने पर नहीं किसका निर्माण होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। कौन सी अम्ल का निर्माण होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। समझ गए विद्यार्थियों? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। नहीं, अब कैसे होता है यहाँ पर देखिए, आप हम लोग यहाँ पर समीकरण से समझते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड ना, सल्फर ट्राईऑक्साइड ये संयोग कर रहा है किसके साथ? जल के साथ ना, और क्या बना रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बना रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा ना, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर सल्फर ट्राईऑक्साइड हम लिखेंगे SO3, संयोग कर रहा है किसके साथ? H2O के साथ, और क्या बना दिया आपका? H2SO4, यानी कि यही H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। यही सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब में इसका इस्तेमाल किया जाता है तेजाब बनाते समय। समझ गए? तो ये था बच्चे हम लोग का दो यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया। समझ गए विद्यार्थियों? बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं तो अब हम लोग यहाँ तक आज देखें संयोजन अभिक्रिया को पूरे विस्तार से हम लोग अध्ययन किए विद्यार्थियों। नहीं तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इतना स्टडी कीजिए, इसको अपने नोट कॉपी में नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके पॉइंट वाइज विद्यार्थियों आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया, एक भी टॉपिक इसमें नहीं छोड़ा गया। पूरे NCERT को आप या किसी भी भारतीय भवन के भी बुक लेकर के देख सकते हैं, तो आपको पूरा टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेगा। समझ गए विद्यार्थियों? तो आज यहीं तक, फिर मिलते हम लोग कल अगले नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए विद्यार्थियों आप सब अच्छे से अपना तैयारी कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर कॉपी बनाइए। फिर मिलते हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय विद्यार्थी।